Hello students, good morning. Today we start NCERT class 10th Economics, chapter 3rd Money and Credit. बेटा मनी एंड क्रेडिट जो चैप्टर है इको में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए बेटा, मनी इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फुल ऑफ क्यूरियसिटीज। इट इन्वॉल्व्ड वेरियस फॉर्म्स। मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी है आज के टाइम में ये किसका मीडियम है बेटा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमें कुछ भी खरीदना है हम तुरंत पैसे से खरीद लेते हैं। एंड एलिमिनेट्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। भाई जो डबल कोइंसिडेंस है उसकी प्रॉब्लम्स को भी एलिमिनेट करता है। ठीक है, पहले इससे पहले देखो क्या था, एंशियंट फॉर्म ऑफ मनी। एंशियंट टाइम में आज से पहले जो मॉडर्न करेंसी है हमारे पास, उससे पहले हमारे पास किस टाइप की करेंसी थी, काम किस तरह से चलता था। एक्सचेंज तो पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि अभी एक्सचेंज हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था, पहले भी हो रहा था। तो अभी जो पहले किस तरह से होता था, अभी क्या है, पहले वाली जो ट्रेड होता था वो किस तरह से होता था, उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, उसकी मेरिट्स क्या थी, डिमेरिट्स क्या थी, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। एंशियंट फॉर्म ऑफ मनी, गोल्ड गोल्ड कॉइन्स थे, सिल्वर कॉइन्स थे, कैटल थे, ग्रेनरीज थे, एटसेट्रा। ये सारे क्या थे बेटे? मीडियम या फॉर्म ऑफ करेंसी इन दी एंशियंट टाइम। बट इनकी प्रॉब्लम्स क्या थी? देखो भैया, गोल्ड कॉइन्स है भाई, एक रूरल एरियाज है, किसी एक राजा के अंडर में है, वहाँ पर एक सिक्के की वैल्यू कुछ और है, उसका वेट कुछ अलग होगा। दूसरे एरिया में उसकी वैल्यू कुछ और होगी, उसका वेट कुछ और हो सकता है। एक सिक्के का हो सकता है यहाँ पर 100 ग्राम का एक सिक्का स्टार्ट कर रखा हो, यहाँ पर 50 ग्राम का एक सिक्का स्टार्ट कर रखा हो। तो दोनों की प्रॉब्लम्स, दोनों की वैल्यू क्या होगी बेटा? चेंज हो गई। तो इसकी मेरिट्स क्या हुई? इनकी ये जो एंशियंट फॉर्म ऑफ करेंसी थी, इनकी मेरिट्स क्या है, सॉरी डिमेरिट्स क्या हुई? नॉट यूनिफॉर्म वैल्यूज। इनकी कोई भी यूनिफॉर्म वैल्यूज नहीं थी। भाई एक जैसी वैल्यू थोड़ी ना, 100 ग्राम वाले की, 50 ग्राम वाले, भाई उसकी अलग वैल्यू है, उसकी अलग वैल्यू है। नॉट ईजी टू कैरी, इतना भारी वजन हो जाता था, इन कॉइन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी मुश्किल हो जाता था। एंड डिफिकल्ट इन स्टोर फॉर फ्यूचर पेमेंट, और फ्यूचर के लिए भी वो नहीं रख सकते थे। हो सकता है कि नेक्स्ट जो राजा आए, अगर रूलर्स चेंज हो जाते हैं तो राजा जो आए वो हो सकता है कि उस करेंसी को इनवैलिड डिक्लेयर कर दे, तो उसको फ्यूचर के लिए स्टोर भी करके नहीं रख सकते थे। ठीक है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी कौन सी है बेटा? मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी कॉइन्स है, नोट्स है, रुपीज जिसको बोलते हैं हम। ये जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है अथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट। जैसे हमारे इंडिया में अथोराइज्ड है, जैसे इंडिया में अथोराइज्ड अथॉरिटी कौन सी है बेटा? आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लिख लेना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी बेटा। अब इसमें बस सिर्फ इतना देखो कि इंडिया की जो करेंसी से रिलेटेड जो अथोराइज्ड जो एजेंसी है वो हमारी क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो बेटा, मनी, अब उसके बाद में हम देखते हैं मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब एंशियंट टाइम में भी हमने बताया और अभी भी मनी क्या है? हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी इन द एक्सचेंज प्रोसेस कॉल्ड ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो, पहले के टाइम में हमारे यहाँ पर जो ट्रेड होता था वो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ मनी, तो उसको क्या बोलते थे बेटा? बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम वाज यूज्ड इन एंशियंट टाइम एंड इन दिस सिस्टम गुड्स वर एक्सचेंज्ड विद गुड्स। ध्यान देखना बेटा, यहाँ पर पैसे की, करेंसी की, मॉडर्न जो करेंसी है उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर बार्टर सिस्टम का मतलब है कि भैया बिना करेंसी की प्रेजेंस के हमें गुड्स के बदले में, गुड्स सामान के बदले में सामान ले लेना। ठीक है, बट अब बार्टर जो सिस्टम है, इस बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स क्या थी? यहाँ देखिए, प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम। अच्छा, फर्स्ट प्रॉब्लम तो क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ डबल को इंसिडेंस वांट्स वाज फाउंड इन दिस सिस्टम, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है? देखो, मान लीजिए कि आप मार्केट में गए हो। एक एग्जाम्पल देखो, मान लो ये ए पर्सन है, ठीक है बेटा, ए पर्सन है, ये मार्केट में गया और इसके पास में क्या है बेटा? चेयर। और ये बी पर्सन है, इसके पास में क्या है? इसके पास में है शर्ट।
सर्ट। अब इस ए पर्सन को, इसके पास में सरप्लस था, तो इस ए पर्सन को क्या करना है बेटा, अपनी चेयर को सेल करना है मार्केट में, ठीक है, और इसको शर्ट खरीदनी है। ए पर्सन को क्या खरीदना है बेटा, शर्ट खरीदना है। अभी ये क्या करेगा, और दूसरा हुआ क्या, ये जो बी पर्सन है, इस बी पर्सन को क्या हुआ बेटा, इसको चेयर खरीदनी है जबकि इसके पास में शर्ट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बी है, ये क्या करेगा, अपनी शर्ट इसको दे देगा और उसके बदले में क्या ले लेगा बेटा, चेयर। इसी तरह से ए के साथ में भी वही हो जाएगा। ए क्या करेगा बेटा, अपनी चेयर तो बी को दे देगा और इससे शर्ट परचेज कर लेगा। तो ये क्या हो गया, ये डबल कोइंसिडेंस। अब डबल कोइंसिडेंस है बेटा, पर ये जरूरी तो नहीं है कि हर टाइम ऐसा ही हो, ठीक है। द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मीन्स दैट व्हाट ए पर्सन डिजायर्स टू सेल शुड बी एग्जैक्टली इक्वल। ये इक्वल वैल्यू हो, तो जरूरी तो नहीं है कि भैया हर एक चीज की आप हर टाइम मार्केट में जाओ और हर टाइम आपको इस तरह की इक्वल वैल्यू वाली चीजें मार्केट में बेचने वाला कोई दूसरा पर्सन आपको मिल जाए, ठीक है। देखो, और गुड्स टू बी एक्सचेंज्ड बिटवीन टू पर्सन्स मस्ट टैली विद ईच अदर। ये भी भाई टैली भी होनी चाहिए कि भाई उसकी वैल्यू क्या है, वही बताया ना भाई, यहाँ पर वैल्यू जो बताया कि भाई वैल्यू, इक्वल वैल्यू वाली कोई भी दो चीजें मार्केट में एक साथ मिल जाना, ये कोई इंसिडेंस ही होता है, कभी कभी अचानक मिल गया, अदरवाइज ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जब भी आप मार्केट में जाओ आपको ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। और अभी एट प्रेजेंट ये क्या है, लार्ज साइज्ड गुड्स कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड विद स्मॉल साइज ऑफ गुड्स। तो इस तरह से भाई वैल्यू के इक्वली तो आप चेंज करोगे, इस तरह से चेंज थोड़ी ना करोगे। आपके पास में गोल्ड और किसी को सिल्वर, किसी के पास में सिल्वर है, तो गोल्ड और सिल्वर का एक्सचेंज थोड़ी ना हो जाएगा, इक्वल वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा। अब इसमें देखिए बेटा, बैंक डिपॉजिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैंक डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट्स क्या है बेटा, फिक्स डिपॉजिट। बैंक में किस किस तरह के डिपॉजिट्स होते हैं इसके बारे में देखिए, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है एक बार ये, कि एक्सप्लेन दी बैंक डिपॉजिट्स, 3 टाइप ऑफ बैंक डिपॉजिट्स, ठीक है। तो एक कौन सा है बेटा, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या है, डिपॉजिट्स फॉर ए फिक्स पीरियड। भाई एक जैसे आपके पेरेंट्स के पास में कुछ करेंसी है, वो पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए, फिक्स टाइम होता है बेटा, ध्यान रखना इसमें, भाई 6 मंथ्स के लिए, या हो सकता है कि 1 ईयर के लिए आपने उसको क्या कर दिया बेटा, डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, ठीक है। पेड एट हाई इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कैसा मिलेगा इसमें, मैं आपने फिक्स करवा दिया तो आपको क्या मिलेगा इसमें, इंटरेस्ट रेट हाई मिलेगा, ठीक है। कैन नॉट, बट आप ये बाउंडेड होते हो कि कैन नॉट विड्रॉन बिफोर द टाइम, बट आप टाइम से पहले उसको विड्रॉ नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। सेकंड इसके अंदर आता है बेटा फिक्स, समझ में आया। उसके बाद में आता है सेविंग डिपॉजिट। सेविंग क्या है, जैसे हमारे सैलरी पर्सन्स के लिए, सैलरी पर्सन्स क्या करते हैं, अपनी सैलरी के लिए कोई एक अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, तो वो क्या है बेटा, सेविंग डिपॉजिट्स। लिमिट्स होती है उसमें, लिमिटेड होता है कितना पैसा आप निकलवा सकते हो, कितना डिपॉजिट करवा सकते हो, और लोअर इंटरेस्ट रेट इज पेड, और बहुत कम इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर दिया जाता है। दूसरा आता है बेटा डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या है, मेड बाय द बिजनेसमैन। ये केवल बिजनेसमैन के लिए होता है, हमारे और आप जैसे कॉमन पीपल्स के लिए नहीं होता है। कैन इशू मैनी चेक्स फॉर पेमेंट्स। बहुत सारे चेक्स ये इशू कर सकते हैं, बट नो इंटरेस्ट रेट इज पेड बाय बैंक्स। किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट रेट बैंक्स के द्वारा इनको नहीं दिया जाता है। भाई ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए। मान लो ये एक बिजनेसमैन है, इसका पर डे का लेन देन है भैया 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपीज है। अब 10 लाख रुपए वो हर टाइम तो अपने साथ लेके नहीं घूम सकता, इसलिए वो क्या करेगा, सिक्योरिटी के पर्पज से, किसके पर्पज से बेटा, सिक्योरिटी के पर्पज से उसने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। जहां भी जाए इजीली वो उस पैसे का यूज कर सकता है, जिसको भी चाहे उतना चेक दे सकता है, बट उस पर उसको सिर्फ बैंक में सिक्योरिटी मिलेगी, किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट रेट बैंक के द्वारा उसको नहीं मिलेगा। ओके, हाँ। अब बेटा नेक्स्ट पेज आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ जो करेंसी है वो कौन कौन सी है बेटा, कॉइन्स है, नोट्स है, पेपर करेंसी है। इसकी मेरिट्स क्या है, इस मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी की मेरिट्स क्या है, इट इज लीगल स्पॉटेड एज इशूड बाय आरबीआई इन इंडिया। ये लीगल है, लीगल स्पॉट मिला हुआ है हमारे इंडिया में, कौन है बेटा, आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
हैज़ यूनिफॉर्म वैल्यू इन होल कंट्री, पूरे देश में अगर 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए का जो नोट है, रुपीज़ वाला है, पेपर करेंसी है, तो 10 रुपए की चाहे कहीं चले जाइए वो 10 रुपए की वैल्यू 10 ही रुपए है। 100 रुपए का है तो वो 100 रुपए ही है हमारे इंडिया में, उसकी हर जगह, हर स्टेट में, हर एक गांव में, हर यूनियन टेरिटरी में उसकी वैल्यू 10 रुपीज़ की 10 रुपीज़ ही है। इजी टू कैरी एंड ट्रांसफर, बहुत इजी है उसको ले जाना और ट्रांसफर करना। एंड यूज फॉर फ्यूचर पेमेंट, अब फ्यूचर पेमेंट के लिए भी हम रख सकते हैं। इट इज मोस्ट एक्सेप्टेबल यूनिट ऑफ मनी, ये सबके द्वारा एक्सेप्ट भी की गई है हमारे। अब देखो बेटा, लोन एक्टिविटीज, ठीक है, लोन एक्टिविटीज बाय बैंक्स। अब ये लोन एक्टिविटीज क्या है बेटा, देखो बैंक्स के द्वारा कौन कौन से टाइप के लोन प्रोवाइड करवाए जाते हैं बेटा। क्रॉप लोन, क्रॉप लोन भी बैंक्स के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है और वो बहुत चीप रेट पर करवाया जाता है, चीप रेट पर करवाया जाता है। और जैसे बाद में 1 साल के लिए मान लो किसी भी फार्मर्स ने, किसी ने भी जैसे वो लोन ले लिया, मान लो 10,000 रुपये ले लिया, 10,000 रुपीज़ ले लिया, ठीक है। अब वो 10,000 रुपये वो क्या करेगा, 10,000 को 5% इंटरेस्ट रेट पर लिया। इंटरेस्ट रेट क्या है बेटा, 5%। तो जो उसका 5% इंटरेस्ट रेट होगा, 1 साल के बाद में वो 10,000 प्लस में 5% इंटरेस्ट रेट उस फार्मर को डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे बैंक में, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है बिजनेस लोन। बिजनेस लोन में भी भाई एडवांस में दे दिया जाता है किसी बिजनेस वगैरह को चलाने के लिए, ठीक है, बट अगेंस्ट कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी क्या है, इसके ऊपर मैंने अलग से क्वेश्चन बना रखा है, अभी बताती हूँ। कोलैटरल मीन्स यहाँ पर ये है, अगर मान लो आप कोई भी बैंक से किसी भी तरह के जैसे लोन लेते हो, क्रेडिट लेते हो, तो उसके एवज में आपको बैंक के पास में कुछ ना कुछ रिजर्व रखना पड़ेगा। बाई चांस ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए, ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाए कि हम उस लोन को रीपे नहीं कर पाए, तो वो क्या होगा, बैंक जो भी हमने एसेट्स रखा, सामान रखा बैंक के पास में, गिरवी, जैसे गिरवी रखना जो बोलते हैं ना बेटा, ये वो होता है। तो वो बैंक उस सामान को बेच के उसके वैल्यू को वो अपने बैंक अकाउंट में इंक्लूड कर सके, ठीक है। इट इज पेड बैक अलोंग विद इंटरेस्ट रेट। ये भी क्या किया जाता है बेटा, इंटरेस्ट रेट तो आपको हर एक में देना पड़ेगा। होम लोन भी है, फिर एजुकेशनल लोन भी है स्टूडेंट्स के साथ में, बट ये एजुकेशनल लोन है वो बहुत ही ज़्यादा चीप इंटरेस्ट, लोअर इंटरेस्ट रेट पर दिया जाता है। ये आपको नहीं मिलेगा कभी अभी बोलो कि हमें भी एजुकेशनल लोन लेना है, ये हायर एजुकेशन के लिए होता है बेटा, ठीक है। हाँ, तो कौन कौन से हो गए, क्रॉप लोन, बिजनेस लोन, होम लोन और एजुकेशनल लोन। हाँ बेटा, अब देखो जो लोन से है, अब लोन है टर्म्स ऑफ लोन। भाई बैंक से आपको लोन लेना है तो उसकी कौन कौन सी कंडीशन, टर्म्स और कंडीशंस है लोन लेने की, अब वो देखते हैं। कंडीशंस फॉर पेमेंट ऑफ लोन्स, बी कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल मैंने अभी बताया आपको, अभी नीचे मैंने डिस्कस कर रखा है, यहाँ पर बता रही हूँ मैं आपको अभी, ठीक है। तो पहले तो होगा कोलेटरल, फिर इंटरेस्ट पेमेंट, भाई जो आपने लोन लिया है उसको किस इंटरेस्ट रेट पर, जो या जो इंटरेस्ट रेट उन्होंने फिक्स किया है उस इंटरेस्ट रेट पर को के साथ में आपको वापस में पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या होगा, यहाँ पर रीपे ऑफ द लोन्स, आपको कितने दिन के अंदर वो लोन को रीपे करना पड़ेगा, कितने टाइम के लिए ले रहे हो आप, ड्यूरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड। भाई आपको जब लोन ले रहे हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिनकी जरूरत होती है, विदाउट डॉक्यूमेंट्स किसी को भी लोन नहीं मिलता, ध्यान रखना। जब आप बहुत अपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अगर बैंक के पास डिपॉजिट करवाओगे तभी आपको लोन प्रोवाइड होगा। मोड ऑफ पेमेंट, आपका पेमेंट का मोड क्या होगा, कैश डिपॉजिट करवा रहे हो या आप मंथली करवा रहे हो, 6 मंथ्स में करवा रहे हो, ईयरली करवा रहे हो, या किस तरह से करवा रहे हो, वो सब कुछ होगा। अमाउंट ऑफ लोन, भाई किस तरीके से टोटल जो अमाउंट है आपने कितना अमाउंट लिया है, और टाइप ऑफ लोन किसके लिए, टाइप कौन से होंगे बेटा, ये होम लोन, बिजनेस लोन, और ये तो किस किस तरह से आपने कौन कौन से लोन से लिए हैं, ये तो ये उसके हो गए बेटा टर्म्स और कंडीशंस। अब इसमें जो एक ही चीज़ है जो समझने वाली है वो कोलैटरल सिक्योरिटी। भाई बैंक्स है, बैंक आपको तभी कोई लोन देगा, ठीक है। जैसे हम और आप आपस में अपने दोस्तों के साथ में क्या करते हो बेटा, भाई किसी एक आपके दोस्त ने आपसे 100 रुपीज़ लिए, तो उस 100 रुपीज़ के लिए आपने दिया, आप उसमें किसी मीडिएटर को रखते हो ना कि भाई मैं आपके सामने दे रहा हूँ इसको 100 रुपीज़, भैया आप मेरे वापस दो 100 रुपीज़ क्योंकि मैंने इसके सामने दिए थे। ये तो हो गया गारंटर, ठीक है। बट कोलेटरल में क्या है बेटा, कोलेटरल में है कि अगर आपके पास में अभी पैसा नहीं है और आपको पैसे की जरूरत है और आपके पास में एक पेन है, आपने अपने दोस्त से 10 रुपए लिए
ठीक है। और उस 10 रुपए के एवज में आपके पास एक पेन था और वो आपने बोला कि भाई पेन आपका अब, और मेरे पास जिस दिन 10 रुपए होंगे ना तो मैं आपको वो 10 रुपए दे दूंगा और मेरा पेन वापस ले लूंगा। ठीक है, तो ये होता है बेटा कोलेटरल। अब देखो इसको समझते हैं। बैंक्स ऑलवेज गिव क्रेडिट टू कीप सम सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स अगेंस्ट दैट लोन इज गिवन। भाई जो लोन दिया जा रहा है उसकी एवज में कुछ एसेट्स को, भाई जैसे किसी ने भी लोन लिया तो उसके घर को, घर के सामान को, ज्वेलरी वगैरह को, वो सब उनको वहाँ पर गिरवी रख के, हम इसका नाम है गिरवी रखना। भाई किसी भी सामान को गिरवी रख के हम कोई वहां से लोन ले लेते हैं। सच सिक्योरिटी इज नोन एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर बोरोवर जिसने भी पैसा उधार लिया है बैंक से फेल्स टू रीपे द लोन, अगर उस पे लोन को भरने रीपे करने में फेल हो जाता है, लेंडर कैन रिकवर द फॉर्म ऑफ सेल ऑफ सच, तो वो बैंक क्या करेगा, उधार देने वाला क्या करेगा, वो बैंक क्या करेगा, आपके उस सामान को जो आपने गिरवी रखा, मान लो एक प्लाट के कागज रख दिया आपने और वो पेपर्स आपने वहां पर रखे, तो वो पेपर्स अब आप आपसे वो लोन रीपे नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा, उन पे वो आपके उस प्लाट को बेच के और आपका लोन के पैसे अपने पास रख लेगा। ठीक है, एसेट्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा जो भी है वो आपको उसमें से ले लेगा। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या है, बैंक डिपोजिटर वर्सेज बोरोवर। यहाँ चलो यहाँ से मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी बेटा, यहाँ तक समझना। इसके आगे अगर नहीं समझ में आए, इसे अभी जो बताया वो नहीं समझ में आए तो मुझे बताना। अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, हैव ए नाइस डे।